Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. चलिए आज से स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशंस। मैंने आपको एक नोट्स की शीट भेजी है, उसमें से आप पढ़िएगा। बाकी मैं ओवरव्यू एक बार दे देती हूँ। इसमें क्या है सी, देखिएगा। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा दैट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। टॉपिक पढ़ा होगा अकाउंट्स में, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कुछ याद है इसके बारे में? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में कुछ पता है आपको? व्हाट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग? अकाउंट्स में पढ़ा हुआ टॉपिक है आपका। चलिए आया एक रिप्लाई। यस बेटा, आप बताएंगे व्हाट इज इट? इसमें क्या क्या पढ़ा था आपने? कुछ भी? मैम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में मैम है ना, कंपनी या कोई भी बिजनेस है ना, अपनी जो भी असेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर है, तो मैम उनको है ना रिकंस्ट्रक्ट करती है, या तो रिड्यूस करती है या इंक्रीज करती है। और उसको अपनी है ना जो डिजायर्स है, या फिर अपने है ना जो बिजनेस कंपनी का जो सिस्टम है और जो बैलेंस शीट है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको रीस्ट्रक्ट करती है। बेटा आपने इसकी हिंदी बताई। इसके आपने चैप्टर्स पढ़े अकाउंट्स में? आपने चैप्टर्स पढ़े कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में? इट इंक्लूड्स, अब आप बोलोगे यस मैम, इट इंक्लूड्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इट इंक्लूड्स अमलगमेशन। पढ़ा या नहीं पढ़ा? इट इंक्लूड्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन। इट इंक्लूड्स एक और चैप्टर था दैट इज मर्जर। मर्जर, इसी में आ जाता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, और भी दो चार बड़े बड़े चैप्टर है। बायबैक भी है, सब डिविजन भी है, कंसोलिडेशन भी है। ये सब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। अब ये देखो, यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग योर फिनेंसेस। आप दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मतलब ग्रोथ का, कंपनी में ग्रोथ का एक बहुत बड़ा वे है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ग्रोथ किस किस तरीके से हो सकती है देखो एक बार। डीमर्जर, राइट, वेरी गुड। हु वाज दैट? डीमर्जर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डीमर्जर, है ना। ये सब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। अब हम आते हैं, कुछ बेसिक ओवरव्यू देते हो। देखो क्या है, देखो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग मतलब इट इज अ प्रोसेस जहां पर हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, कंपनी की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। आपके पास दो तरीके होते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। एक तो होता है कि आप इंटरनल ही अपनी सेल्स को बढ़ाओ, अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कई सारे मेथड्स अपनाते हो, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जिसमें एक आता है। और एक होता है कि आप दूसरी कंपनी के साथ मर्जर्स कर रहे हैं, आप दूसरे के साथ मिल रहे हैं, अमलगमेशंस कर रहे हैं, है ना। दो एग्जिस्टिंग कंपनी मिलकर के नई कंपनी बना रही है, या एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी में जा रही है। तो ये सब काम, ये एक ग्रोथ के बहुत बड़े पर्सपेक्टिव्स हैं। तो दिस कम्स अंडर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के लिए यही मेथड्स हैं आपके लिए, कि एक तो है इंटरनली ही आप ग्रोथ करिए, एक है आप एक्सटर्नल जाकर के थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस यू फॉर्म, यू अचीव ग्रोथ, यू अचीव एफिशिएंसी। अब मर्जर एंड अमालगमेशंस जहां पर भी आता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया है सेक्शन 230 से लेकर के सेक्शन 240 तक आपको 10 सेक्शंस मर्जर्स
एंड अमालगमेशंस पे दे रखे। व्हाट इज इट? कॉम्प्रोमाइज, चैप्टर का नाम है कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशंस। कॉम्प्रोमाइज CAA बोलते हैं इसको, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशंस। तो बेसिकली 230 टू 240 एज इट इज 10 सेक्शन याद करने हैं। सेक्शन 230 इज ऑफ, सेक्शन 230 टॉक्स अबाउट, एक लिस्ट है ऐसे करके, मतलब 10 सेक्शन है 240 तक, बहुत बड़े बड़े सेक्शन है। सेक्शन का नाम भी बहुत बड़ा बड़ा है तो लिखूंगी अभी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन। कंपनीज आर मर्जिंग विद वन अनदर, companies are doing compromises within their businesses by sacrificing debt of creditors, by capital reduction methods, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो बेसिकली प्रोविजंस क्या लग रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013 क्या बात करता है इन पे? तो पहला सेक्शन है, आज सेक्शन 231 ही कर लें वही बहुत है। सबसे बड़ा सेक्शन है 231, सेक्शन सॉरी 230। सेक्शन 230 is the biggest section of this chapter. So what is 230? It talks about power to compromise, power to compromise, power to compromise or make, power to compromise or make arrangements with creditors and members only. आप चेक करो इसको, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पावर टू कॉम्प्रोमाइज विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स ओनली। यहां पर क्रेडिटर और मेंबर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 2। एक सेकेंड और होल्ड करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 230। इसमें सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हो किनके बीच में रहा है? कंपनी एंड क्रेडिटर, कंपनी एंड मेंबर। The compromise and arrangement is proposed between कंपनी और क्रेडिटर के बीच में, कंपनी और मेंबर के बीच में। Internally, creditors and members wants to compromise with the company, कुछ अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। तो ये जो प्रपोजल है, द एप्लीकेशन में बी फाइल्ड बाय क्रेडिटर और लिक्विडेटर और मेंबर और कंपनी। अब एप्लीकेशन कौन कौन कर सकता है? क्रेडिटर कर सकता है, मेंबर कर सकता है, कंपनी खुद कर सकती है, कंपनी को कोई दिक्कत है तो, और लिक्विडेटर भी कर सकता है। अगर मान लीजिए कंपनी लिक्विडेशन में, वाइंडिंग अप के प्रोसेस में है, तो लिक्विडेटर भी ऑन बिहाफ ऑफ एनी मेंबर और क्रेडिटर ही कैन आल्सो फाइल एन एप्लीकेशन। किसको एप्लीकेशन करनी है? आप ट्रिब्यूनल को, दैट इज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। पहले ये कोर्ट डिसाइड करती थी, अब ये पावर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को दे दिया आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013। Previously, in the previous act, it was a power of court. Now it has been given to NCLT. Application कौन-कौन कर सकता है? Who can make an application? That is creditor, member, company and liquidator. किसको करनी है एप्लीकेशन? NCLT को एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन वाज डन। अब ये एप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं कि आप हमारी एक मीटिंग बुलवाइए। What they want कि आप एक मीटिंग बुलवाइए, हमें एक मीटिंग करनी है, टू बी हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज ट्रिब्यूनल डायरेक्ट्स। आप एक टाइम, डेट, टाइम, प्लेस हमें बता दीजिए, वहां हमें मिलना है। वी वांट टू कंडक्ट टू होल्ड अ मीटिंग। मीटिंग किसके साथ करनी है? जिसके कंपनी और क्रेडिटर, कंपनी एंड मेंबर्स जो भी है।
मीटिंग इस ये जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, ट्रिब्यूनल को ये बोल रहे हो कि हमारी मीटिंग करवाओ, ऐसे ही नहीं है। आपको क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स के नाम है कुछ। सबसे पहला, एप्लीकेंट जो भी एप्लीकेशन दे रहा है, जो भी मतलब 4 लोगों में से कोई भी जो भी एप्लीकेशन दे रहा है, द एप्लीकेंट मस्ट डिस्क्लोज टू ट्रिब्यूनल बाय एफिडेविट, शपथ पत्र के साथ। एफिडेविट भी जाएगा साथ में। एफिडेविट के साथ, एफिडेविट का फॉर्म होता है NCLT 6, एप्लीकेशन का फॉर्म होता है NCLT 1। फॉर्म नंबर है ये NCLT 1, और एफिडेविट के साथ, और एफिडेविट का फॉर्म है NCLT 6। ठीक है ना, एप्लीकेशन NCLT 1 एंड एफिडेविट NCLT 6। तो एप्लीकेशन जब सबमिट कर रहे हो तो एफिडेविट के साथ आपको क्या क्या चीजें भेजनी है। पहला, ऑल मटीरियल फैक्ट्स। मटीरियल फैक्ट्स बोला है, हर कुछ नहीं। यू हैव टू सबमिट ऑल मटीरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू कंपनी। लाइक मटीरियल फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन लाइक आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दीजिए, है ना। लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कराओ। मतलब मटेरियल फ्लैट डिस्क्लोज करना है, जैसे कि लेटेस्ट फाइनेंशियल जो भी आपको अवेलेबल हो। अब देखो ना, मेंबर के पास क्या हो सकता है, यही हो सकता है। इसके अलावा वो अंदर घुस के थोड़ी चीजें निकालेगा कि बोर्ड मिनट भी जाएगी, मिनट बुक भी जाएगी, या फिर बहुत सारे चार्जेस के रजिस्टर्स भेज रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो यहाँ पे मेन मेन चीजें मटीरियल फैक्ट्स, दैट इज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करते हुए जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये आप भेज दो। इसके अलावा आपको और क्या भेजना है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफ एनी इंक्लूडेड इन द अरेंजमेंट, इंक्लूडेड इन द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। अगर आपकी कंपनी में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर्स, कैसे रिडक्शन करा है, क्या अप्रूवल ली थी, कोर्ट से अप्रूवल लेकर आए थे या नहीं आए थे, ये सब बातें। इसके अलावा स्कीम ऑफ एनी कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, अगर इनके बीच में कोई स्कीम सबमिट हुई है, स्कीम बनाई है। स्कीम मतलब कि ट्रांसफरर को क्या मिलेगा, ट्रांसफरी क्या देगा, ये सब बातों पे एक स्कीम ड्राफ्ट हुई है। स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, क्रेडिटर को कितना कितना अपना वेवर करना पड़ेगा अपने डेट्स का, डिबेंचर होल्डर्स को कितना, ये पूरी एक प्रॉपर स्कीम तैयार होती है। तो वो स्कीम भी भेजो आप साथ में, कॉपी ऑफ स्कीम, स्कीम ऑफ एनी कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये भी साथ में जाएगी, है ना। अब ये जो स्कीम तैयार होती है ना कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग की, ये ऐसा नहीं है कि एक क्रेडिटर बैठ गया आपकी कंपनी का और साथ में कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह, इन दोनों ने मिलकर के स्कीम पास कर ली, नहीं। The scheme should be approved by at least 75% of शेयर कैपिटल वाले लोग। शेयर कैपिटल में जिनका भी 75% तक का हिस्सा है, उन लोगों ने अगर अप्रूव कर दिए तो वो स्कीम वैलिड है, तो वो आप एप्लीकेशन के साथ सबमिट करोगे। अगर वो स्कीम ही वैलिडेटेड नहीं है बाय 75% ऑफ द शेयर कैपिटल, तो फिर आप भेजोगे ही नहीं स्कीम। फिर आप केवल ये मटीरियल फैक्ट्स और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफ एनी, है ना। तो स्कीम ऑफ एनी कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग इफ approved by at least 75% of the share capital in value। स्कीम में और क्या क्या हो सकता है, स्कीम में और बातें भी आप ऐड करोगे, क्या क्या स्कीम में आप दोगे, क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन फॉर्म CAA 1, एक फॉर्म जाएगा दैट इज फॉर्म CAA 1। वो क्या है, क्रेडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कुछ चीजों की, कि भाई ये स्कीम अगर आप अप्रूव कर दोगे तो मैं बिल्कुल इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द क्रेडिटर्स, ये सब बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो स्कीम के साथ आप CRS भेजोगे, क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, साथ में सेफगार्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, साथ में ये भी बताओगे कि बाकी के बचे हुए सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ कोई नाइंसाफी नहीं है। वी आर taking care of the interest of such shareholders as well। report by auditor on liquidity test, एक रिपोर्ट सबमिट करोगे आप, ऑडिटर ने एक रिपोर्ट तैयार करी होगी लिक्विडिटी टेस्ट पे, कि भाई ये कंपनी क्या अपने इमीडिएट लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए रेडी है या नहीं है।
तो लिक्विडिटी टेस्ट पर एक रिपोर्ट सबमिट करी होगी ऑडिटर ने, वो भी आप बताएंगे। स्टेटमेंट हैज बीन गिवन दैट आरबीआई गाइडलाइंस हैव बीन अडॉप्टेड, ये भी आप बताओगे कि स्कीम जो बनाई है हमने आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाई है। वैल्यूएशन रिपोर्ट भी दोगे बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एक कंपनी दूसरे को ले रही है या कॉम्प्रोमाइज करवा रही है तो वैल्यूएशन तो हुए ही होंगे, है ना, हर चीज का वैल्यूएशन हो रहा है। मान लो आप क्रेडिटर को कोई असेट दे रहे हो तो वो असेट का वैल्यूएशन करवाया होगा, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए हर एक चीज की जिसका भी आपने स्कीम में नाम लिखा है। तो स्कीम जब आप सबमिट कर रहे हो, पहली बात तो स्कीम 75% ऑफ द शेयर कैपिटल वाले लोगों ने अप्रूव करी हो। दूसरी बात, स्कीम के साथ आप क्या क्या भेजोगे, क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, सेफगार्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अदर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, रिपोर्ट बाय ऑडिटर ऑन लिक्विडिटी टेस्ट। दो तो रिपोर्ट है देखो, एक तो वैल्यूएशन रिपोर्ट, एक लिक्विडिटी टेस्ट की रिपोर्ट। इसके अलावा आरबीआई गाइडलाइंस का आपने पालन किया है, और ये दो चीजें। फिर आगे बढ़ते हैं। नोटिस, ये जो है ना मीटिंग का नोटिस, ये नोटिस ऑफ मीटिंग, अब क्या होता है कि ये आपने सारा सामान एप्लीकेशन भेज दिया था किसको, ये सब कुछ एप्लीकेशन के साथ भेजा है आपने। क्या क्या चीजें आपने भेजा है, मटेरियल फैक्ट्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है तो वो, और स्कीम। अब भाई एप्लीकेशन जा चुकी है एनसीएलटी 1 में ट्रिब्यूनल के पास। अब ट्रिब्यूनल सारे फैक्टर्स को देखने के बाद एक टाइम डेट प्लेस डिसाइड कर देगा। ट्रिब्यूनल विल फिक्स द टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, है ना। अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड स्क्रूटनाइजर जो उस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। भाई इस प्रोसेस के बाद स्टेप 2 आना चाहिए कि ट्रिब्यूनल आफ्टर गेटिंग द एप्लीकेशन इन एनसीएलटी 1 और चेक करेगा, उसके बाद ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स की मीटिंग करवाएगा विद द कंपनी। और उसके लिए वो इट विल फिक्स द टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, अपॉइंट चेयरपर्सन, उस मीटिंग का चेयरपर्सन भी अपॉइंट करके भेजेगा, स्क्रूटनाइजर्स भी भेजेगा। ये स्क्रूटनाइजर्स कौन होते हैं, जो मीटिंग को कंडक्ट करवाते हैं। कोरम फिक्स करेगा कि ये कोरम आनी चाहिए तभी मीटिंग कंडक्ट होगी, एंड प्रोसीजर भी बताएगा कि किस तरीके से मीटिंग चालू होगी। ये काम होगा, है ना। अब ये जब जैसे ही एप्लीकेंट को ये चीज मिली, एप्लीकेंट के साथ ये भी कंपनी को भी मिलेगी, तो बोला गया है कि ये नोटिस, इस मीटिंग का नोटिस आप भिजवाओ सारे मेंबर्स को, सारे क्रेडिटर्स को, सारे डिबेंचर होल्डर्स को। नोटिस सबको पता होना चाहिए ना, मीटिंग में केवल एप्लीकेंट और कंपनी थोड़ी बैठेगी, सब बैठेंगे। तो बोला है नोटिस ऑफ मीटिंग कंडक्टेड ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल shall be sent to all creditors, all members, all debenture holders. कहां पर, at their individual registered address. इसके अलावा सेक्टोरल रिक्वायरमेंट्स भी है, मतलब आपको सेक्टोरल रेगुलेटर्स, सेक्टोरल अथॉरिटीज को भी ये नोटिस भेजना पड़ेगा मीटिंग का। सेक्टोरल अथॉरिटीज मतलब सेक्टोरल अथॉरिटीज लाइक सेबी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, आरबीआई हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, लिक्विडेटर हो गया, स्टॉक एक्सचेंज, आपका पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज हो गया। इन सारे जो भी आपके रेगुलेटर्स हैं, जो जिस भी तरीके से कंपनी पर ये सब लोगों का इन्फ्लुएंस है, इन सबको आप नोटिस ऑफ मीटिंग भेजोगे। क्योंकि हो सकता है आप तो अमालगमेट कर रहे हो, ए लिमिटेड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवा रही है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल करवा रही है, लेकिन सेबी को दिक्कत है, सेबी को पता है आपकी कहानी अंदर की, बाकियों को नहीं पता था। तो आप सेबी को नोटिस दो कि सेबी आप भी मीटिंग में बैठना, एक स्कीम पास कर रहे हैं हम, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो अभी ऑब्जेक्शन रेज कर दो कि हमारे, हो सकता है सेबी के बहुत सारे ड्यूज इसने कंपनी ने इनकर कर रखे हो और इसीलिए अमालगमेट हो रही हो। तो ये सब सेबी बताएगी ना, इसलिए हमने सेबी को भी नोटिस दे दिया कि तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम्हें कोई रिप्रेजेंटेशन है तो प्लीज 30 दिन के अंदर आ जाओ, ठीक है। एनेक्शर विद द नोटिस, नोटिस के साथ क्या क्या जोड़ेंगे आप, डिटेल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स एंड केएमपी एंड अदर्स, स्कीम का इफेक्ट क्रेडिटर्स पे क्या पड़ेगा, केएमपी पे क्या पड़ेगा, दूसरों पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑन एनी मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर और डिबेंचर ट्रस्टी, मतलब आपके डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है क्या इसमें, इफ देयर एनी इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर इन द स्कीम, या आपके डिबेंचर ट्रस्टी का कोई इंटरेस्ट है क्या, है ना, ये आपको चेक करना है, मतलब ये आपको नोटिस के साथ भेजना है।
तो नोटिस के साथ आप क्या भेजेंगे? डिटेल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स, केएमपी एंड अदर्स, एंड इफेक्ट ऑन एनी मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर और डिबेंचर ट्रस्ट। ये नोटिस के साथ। नोटिस किस किस को भेजना है? सारे मेंबर्स को, सारे क्रेडिटर्स को, सारे डिबेंचर होल्डर्स को एंड सारे सेक्टोरल रेगुलेटर्स को। और नोटिस के साथ आप ये चीजें भेजें। नोटिस कब भेजोगे? जब पहले ट्रिब्यूनल ने आपको एक डेट और टाइम दिया होगा कि हाँ ठीक है, इस दिन इस समय आपको मीटिंग बुलवानी है, तब आप ये नोटिस की प्रोसेस करोगे आगे। नोटिस ऑफ मीटिंग इज सेंट इन फॉर्म NCLT 2। NCLT 2 फॉर्म आता है जो नोटिस ऑफ मीटिंग है ना। एप्लीकेशन का फॉर्म है NCLT 1 एंड एक है NCLT 6, वो है एफिडेविट का। एक NCLT 2 है नोटिस। आगे बढ़ते हैं। नोटिस का एडवर्टाइजमेंट भी होगा। इट्स नॉट इनफ आप एडवर्टाइजमेंट करो, क्योंकि हो सकता है किसी का रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं हो आपके पास, है ना। सारे मेंबर्स को रजिस्टर्ड एड्रेस पर, सारे क्रेडिटर्स को, सारे डिबेंचर होल्डर्स को रजिस्टर्ड एड्रेस पर इनके नोटिस भेजेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास नहीं पहुंचता है, तो आप एडवर्टाइजमेंट भी दे दो, पब्लिक, एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट दीजिए। आप ये एडवर्टाइजमेंट कि इस दिन इस समय मीटिंग होने वाली है वेबसाइट पे रखिए। मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो वो सेबी की वेबसाइट पे भी रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज, पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी रहेगा। एंड इट विल बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, और वो भी 2, एक वर्नाकुलर एक इंग्लिश। वेबसाइट भी 2, कौन सी? एक तो कंपनी की खुद की, एक सेबी की अगर लिस्टेड कंपनी है तो। और न्यूज़पेपर में भी 2 जगह, वर्नाकुलर और इंग्लिश। क्या बोल रहे हैं हम? आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा नोटिस का। नोटिस शुड बी एडवर्टाइज्ड। एडवर्टाइज कहाँ कहाँ? वेबसाइट में 2 जगह, एक तो आपका सेबी की अगर कंपनी लिस्टेड है तो, नहीं तो कंपनी की खुद की वेबसाइट। एंड इट विल बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी 2, एक वर्नाकुलर एक इंग्लिश। Notice to sectoral regulators. When notice is given to sectoral regulators and such other authorities are likely to be affected by such arrangement, then they shall make a representation. भाई सीधी सी बात है, ऑब्जेक्शन है अगर आपको, if you have an objection, तो please come within 30 days. 30 days of receipt of notice. सेक्टोरल रेगुलेटर्स को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो 30 दिन के अंदर, जब से आपको नोटिस मिला है उस दिन से 30 दिन के अंदर आप रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हो हमारे सामने। You can make your representation, if any, within 30 days of receipt of notice. Tribunal may dispense with calling a meeting. अब ये क्या है देखिए, calling of creditors or calling of creditors meeting shall be dispensed if more than या equals to 90% of the value of creditors agree or confirm to the scheme by way of affidavit. मतलब इस मीटिंग का अंत हो जाएगा कब? अगर क्रेडिटर्स की बात करें तो 90% या उससे ज्यादा लोगों ने इस स्कीम पे अगर अपनी हाँ दे दी है तो ये मीटिंग का एंड हो जाएगा। It shall be specified in the notice sent above to vote for the same within 1 month from the date of receipt of notice. वोटिंग 1 महीने के अंदर अंदर कर देना। ये नोटिस में लिखा होगा कि वोटिंग टाइम है आपका 1 महीना, है ना। पोस्टल बैलेट से भी हो सकता है, ये सारे मींस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी हो सकती है, कैसे भी। तो 1 महीने के अंदर अंदर आप अपना वोट दे देना। अगर आपने 1 महीने बाद दिया है अपना वोट तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, वो आपका कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। फिर एक और बात ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन अगर आप मानिए 10% ऑफ शेयर होल्डर्स से आ जाए तो वो स्कीम पास नहीं होगी। 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स से अगर ऑब्जेक्शन रेज हो जाए तो वो स्कीम पास नहीं होगी। नहीं होगी मतलब बिल्कुल नहीं। या फिर 5% या उससे ज्यादा का डेट होल्ड कर रखा है किसी क्रेडिटर ने, एक या एक से ज्यादा क्रेडिटर, अगर 5 टोटल डेट का 5% है वो या उससे ज्यादा है और उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करा है तो द स्कीम विल नॉट बी पास्ड। वापस से देख लो,
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्शन का पॉइंट है, क्या बोला है कि अगर मेंबर है और वो मोर देन 10% ऑफ शेयर्स होल्ड करके बैठा है, 10 या 10 से ज्यादा, इक्वल टू 10 भी है, तो उस केस में वो स्कीम पास नहीं होगी। एंड इक्वल टू और मोर देन 5% ऑफ टोटल डेट अगर कोई क्रेडिटर है और वो ऑब्जेक्शन कर रहा है तो भी स्कीम पास है। यहां तक एक बार फटाफट से देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। Hold for 2 minutes. I will be back. There is some urgency. I will be back in 2 minutes.
हाँ देखिए एक बार, अब एक बार आगे आते हैं। सिंपल सी बात है, ट्रिब्यूनल कब मीटिंग बुलाएगा? कॉलिंग ऑफ क्रेडिटर्स और मीटिंग शेल बी डिस्पेंस्ड if more than equals to 90% of the value of creditors agree or confirm to scheme by way of affidavit. देखो एक बार ध्यान देना है इस बात पे। एक पॉइंट नंबर 4 करवा रही हूं मैं पहले, कि ट्रिब्यूनल कब मीटिंग बुलवाएगा? जब क्रेडिटर्स की मीटिंग कब बुलवाएगा? कि अगर 90% या उससे ज्यादा के क्रेडिटर्स ने अग्री करा है और कंफर्म करा है स्कीम को बाय वे ऑफ एफिडेविट, तो वो मीटिंग बुलवाएगा। मीटिंग तो हो गई, अब मीटिंग में डिस्कशंस हो रहे हैं। अब मीटिंग में हमें अप्रूवल चाहिए, किसकी? अब मीटिंग में सब लोग बैठे हुए हैं, तो अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ दोज वोटिंग इज सफिशिएंट। तो वहां पे तो सिंपल मेजोरिटी, दैट इज 50% और मोर, सॉरी मोर देन 50% वोट्स चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी यू गेट। साथ में 3/4, दो दो चीजें चेक करनी है आपको, एक तो सिंपल मेजोरिटी और एक 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स हु वोटेड फॉर द स्कीम। जिन्होंने स्कीम के लिए अप्रूवल दी थी, उनके 3/4 लोगों ने अगर हाँ करी है उस मीटिंग में रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट और अमालगमेशन, तो वो ऑर्डर पास होगा। ट्रिब्यूनल देखो क्या बोला है, स्कीम कब एक तो अप्रूव हो जाएगी जब 75% लोगों ने 75% ऑफ शेयर कैपिटल बोला है, तब मेंबर्स के द्वारा मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी। अगर क्रेडिटर्स की मीटिंग है तो 90% लोगों ने हाँ करी होनी चाहिए, तो मीटिंग हो जाएगी उनकी भी। अब उस मीटिंग के अंदर आपको ये चेक करना है, 50% तो सिंपल मेजोरिटी, साथ में 3/4 वो जो मेजोरिटी है ना वो कितना होनी चाहिए, दैट मस्ट बी 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर और मेंबर। इस 50% में या 51 मोर देन 50% में ऐसे लोग बैठे बैठे होने चाहिए जो कम से कम 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर और मेंबर होल्ड करके बैठे, तो ही वो पास होगी, नहीं तो नहीं होगी पास। इफ द अबव मेजोरिटी इज फुलफिल्ड, अगर ये आपको मिल गई है, then tribunal shall pass the order and it shall be binding on all. This order is to be filed with, obviously अब ये ऑर्डर आ गया ट्रिब्यूनल का, तो फिर बाद में फाइलिंग टू आरओसी विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। एक क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन होगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिएगा सुनिए, क्वेश्चन है, a meeting of members of a company was convened under the orders of tribunal। मतलब एक मीटिंग हो रही है ना? मीटिंग किसकी है? अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की मीटिंग। Meeting of members of a company was convened under the orders of tribunal to consider a scheme of compromise and arrangement. The meeting was attended by, data share kar rahi hu, the meeting was attended by 200 members holding 5 lakh shares in aggregate। ये लोग टोटल 5 लाख शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं, 5 lakh shares in aggregate। 70 members holding 40,000, holding 70 members holding 4 lakh shares voted for the scheme। They voted for the scheme। The remaining voted against। and remaining 200 में से 70 मेंबर्स जिन्होंने 4 लाख के शेयर्स होल्ड कर रखे थे, they voted for the scheme and remaining ने मना कर दिया, they were against the scheme। आप बताइए, वैलिडिटी बताइए, आप बताइए कि क्या ये रेजोल्यूशन पास हो गया है? क्या ये स्कीम अप्रूव्ड हो चुकी है? टोटल मेंबर्स 270, जिसमें 4 लाख शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उन्होंने दे वोटेड फॉर द स्कीम एंड रिमेनिंग डज नॉट वोटेड। बताइए।
बताइए क्या स्कीम अप्रूव हो चुकी है बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी? आपको दोनों चेक करने हैं, मेजॉरिटी भी चेक करनी है एंड वैल्यू भी चेक करनी है, 3/4 ऑफ वैल्यू। वेरी इजी यार। एक बच्चे ने रिप्लाई करा है। नहीं ऐसे नहीं, दिस शुड नॉट बी योर आंसर, मुझे प्लीज पर्टिकुलर्स के साथ आंसर कीजिए। दोनों में नंबर नंबर भेजो। 200 का आप खुद करिए। 200 का एटलीस्ट 1050, मोर देन 50%, मतलब 51% ले लेते हैं हम। 101 मेंबर्स ने इसको अप्रूव करा होना चाहिए। इट इज अप्रूव बाय 70 मेंबर्स, तो फर्स्ट ही फेल हो गया। मैं आपका वैल्यू तो 3/4 है, देखो टोटल वैल्यू है 5 लाख और दे आर होल्डिंग 4 लाख, तो ये तो 3/4 से ज्यादा ही। ये कितना हो गया? 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, दैट इज समथिंग, कितना परसेंट है ये? 90। 80%, या तो 3/4 से ज्यादा ही है। तो वैल्यू का तो आपने रिसीव कर लिया 3/4 से ज्यादा, बट आप मेजोरिटी नहीं ले पाए ना। आपके केवल 70 लोगों ने अप्रूवल दिए, 130 ने मना कर दिया अगेंस्ट द वोट। एटलीस्ट 101 मेंबर्स होने चाहिए, तो आपको अप्रूवल नहीं मिली स्कीम की। यस यस, 51% लेना समृद्धि, 51% लेना। दोनों पूरा होना जरूरी है, दोनों। यहाँ पर आपको दो चीज डुअल चेक करना है, डुअल मेजोरिटी चेक करनी है, नंबर में भी चेक करना है, वैल्यू में भी चेक करना है, दोनों चेक करना है। एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फटाफट से, सुनिए। A meeting of members has been convened. The meeting was attended by, the meeting was attended by 200 members holding 5 lakh shares. 70 members holding 4 lakh shares voted for the scheme. They voted for the scheme. 120 members holding 90,000 shares voted against the scheme, and 10 members holding 10,000 shares were abstained from voting. मतलब नहीं कर सकते थे वोट, इनको रोका है वोटिंग के लिए। अब आप बताइए क्या ये स्कीम पास हो गई? हमेशा याद रखना, द स्कीम should be approved by majority of members present and voting.
वेरी गुड, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है समृद्धि। आप 190 का देखेंगे हमेशा, बिकॉज 10 तो दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट, प्रेजेंट तो हैं बट दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो आप टोटल में से 10 हटा दो, दैट इज 190 का आप 51% देखोगे, तो ये लोग, ये होता है अराउंड 97 बता रहे हैं उसमें कैलकुलेशन में, एंड दे आर ओनली 70। तो द स्कीम इज नॉट अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी, लोगों की मेजोरिटी नहीं मिली आपको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए इसको कंप्लीट करेंगे कल, और फिर आगे के प्रोविजंस करें। दैट्स इट फॉर टुडे।